Hello, once again welcome you all in Kirosha Nursing Academy. Today we are going to deal about the model paper of the CHO part 5. ठीक है, इसमें अपन 25 क्वेश्चन लेके आए हैं जिसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में क्विक रिव्यू अपन करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, when assessing a client abdomen the nurse palpate the area above the umbilicus is that area is known as. आप सबने पढ़ा होगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और एनाटॉमी ऑफ नर्सिंग में, जब एब्डोमेन है, एब्डोमेन के एरिया को 9 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, 9 क्वाड्रांट, उसे क्वाड्रांट बोलते हैं, 9 क्वाड्रांट में दिया गया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है सिंपल वे में कि जो अम्बिलिकस होता है, ठीक है, ये अम्बिलिकस है, ठीक है, अम्बिलिकस के ऊपर जस्ट ऊपर वाले एरिया को क्या बोलते हैं, ये मैं इमेज आपके लिए लाया हूं जिसमें अम्बिलिकस के जस्ट ऊपर वाले एरिया और इसको क्वाड्रांट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एपिगैस्ट्रिक रीजन. ठीक है, जस्ट अम्बिलिकस, जस्ट अबव द अम्बिलिकस को क्या बोलते हैं, एपिगैस्ट्रिक रीजन. तो ए इज द करेक्ट आंसर, एपिगैस्ट्रिक रीजन. ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक एरिया कौन सा है. क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा अम्बिलिकस के नीचे वाले एरिया को कौन सा क्वाड्रांट होता है और उसको क्या बोलते हैं, तो उसे हाइपोगैस्ट्रिक एरिया बोलते हैं. ठीक है, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, लेफ्ट हाइड्रो हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, राइट लंबार रीजन, लेफ्ट लंबार रीजन, राइट इलियक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन. ठीक है, ऐसे 9 क्वाड्रांट याद रखने हैं. इसमें फर्दर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ईच क्वाड्रांट में कौन सा ऑर्गन होता है. तो एपिगैस्ट्रिक के बारे में बता दें, इसमें मेनली स्टोमक इन्वॉल्व होता है. स्टोमक जो कौन से रीजन में होता है ऐसा क्वेश्चन है तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया अपना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. ये क्वेश्चन स्मोकर के बारे में जो क्रोनिक स्मोकिंग करते हैं. ठीक है, हैवी स्मोकर क्लाइंट इज प्लेस्ड ऑन द हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट एज ही हैज हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग द क्लाइंट शुड एनकरेज टू ईट विच डाइट. कोई हैवी, क्वेश्चन ये बता रहा है कोई हैवी स्मोकर पेशेंट है, ठीक है, वो हैवी स्मोक करता है तो अपन को एज ए नर्स उसको कौन सा डाइट देना चाहिए जिसमें हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी हो. तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो बंदा स्मोकिंग करता है उससे क्या होगा, लंग टिश्यू ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है, लंग्स टिश्यू का ऑक्सीडेशन होगा और उसका डैमेज होना स्टार्ट कर दे. तो अपन कौन से, अगर ऑक्सीडेशन को अपन को उसके प्रभाव को कम करना है तो एंटीऑक्सीडेंट फूड देते हैं. तो कोई भी फूड जिसकी क्वालिटी में एंटीऑक्सीडेंट का नेचर होता है वो देना चाहिए. तो नियासिन ये है B3, थायमिन B1, विटामिन सी एस्कोर्बिक एसिड और विटामिन B12 साइनोकोबालेमाइन. यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से विटामिन का क्या नाम है. आपको न्यूट्रिशन की प्रीवियस क्लास लगी है, उसमें चेक करिए, सब विटामिन के बारे में डिटेल देगी है. तो विटामिन यहां पे सी है जिसका एक्शन होता है एंटीऑक्सीडेंट. क्या है, एंटीऑक्सीडेंट. तो क्रोनिक स्मोकर पेशेंट को विटामिन सी ज्यादा लेना चाहिए. नॉर्मली डेली रूटीन अपने रिक्वायरमेंट क्या है विटामिन सी की, तो 50 mg है. तो स्मोकिंग जो क्रोनिक स्मोकर है उसको 100 mg लेना चाहिए. तो ये चीज याद रखना कि अब कोई भी स्मोकिंग कर रहा है उसको एडवाइस दे सकते हैं आपको एंटीऑक्सीडेंट. कौन सा और विटामिन एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो कौन सा, ये कम विटामिन सी एंड विटामिन ई. विटामिन ई इज ए आल्सो एंटीऑक्सीडेंट. ये सेकंड क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पेशेंट डेवलप द स्टेटोरिया, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं स्टेटोरिया के बारे में. व्हेन द पेशेंट डेवलप द स्टेटोरिया द नर्स शुड डिस्क्राइब. टर्मिनोलॉजी क्लास में अपन ने क्लियर किया. स्टेटोरिया क्या है, फैट इन स्टूल और फैटी स्टूल. स्टेटोरिया क्या बोलते हैं, फैट इन स्टूल और फैटी स्टूल. तो जब स्टेटोरिया है पेशेंट को तो उसके स्टूल की कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी, ए क्ले कलर स्टूल, डार्क एंड रॉक हार्ड स्टूल, बल्की एंड फाउल स्मेलिंग स्टूल, ब्लैक एंड ब्लड स्ट्रिक स्टूल. तो क्ले कलर स्टूल किसमें होगा, जॉन्डिस में. डार्क एंड रॉक कॉन्स्टिपेशन. अपन को डिटेल में थोड़ा इसके बारे में रखना है नॉलेज. ठीक है, ब्लैक एंड ब्लड स्ट्रिक स्टूल किसमें होगा, अपर एंड लोअर जीआई ब्लीडिंग. ठीक है,
बट बल्की एंड फाउल स्मेलिंग इसमें स्टेटोरिया में होगा। स्टेटोरिया स्टूल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? बल्की होगा और फाउल स्मेलिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इमीडिएटली आफ्टर द इसोफेगस सर्जरी, जब किसी पेशेंट की इसोफेगल सर्जरी कर गई है तो सबसे पहले अपना प्रायोरिटी एज ए प्रायोरिटी बेसिस नर्सिंग केयर अपन क्या दे सकते हैं? इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसोफेगस की सर्जरी होने के बाद कौन सा असेसमेंट में मोस्ट कंसर्न रहेगा? तो इंसिजन इंपॉर्टेंट है, अपन को इंसिजन देखना चाहिए कि इंसिजन में कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, कोई गैप तो नहीं है, और सुचर ओपन तो नहीं हो गए, ये देखना चाहिए। लेवल ऑफ पेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंसिजन प्रायोरिटी में नहीं आता है, लेवल ऑफ पेन प्रायोरिटी में नहीं आता है, क्योंकि अपन एनाल्जेसिक दे सकते हैं इसके लिए। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब उसके न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करने के लिए नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट की जाती है। रेस्पिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज पर प्रायोरिटी रेस्पिरेशन अपन को चेक करना चाहिए ABC के द्वारा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज द करेक्ट आंसर। अपन को ऐसा नहीं सोचना है सीधा अपन ने बता दिया यार सर्जरी हुई है, इंसिजन को अपन को प्रायोरिटी से चेक करना है। ठीक है, रेस्पिरेशन उसका प्रॉपर है कि नहीं है वो चीज चेक करना बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स वुड एक्सपेक्ट द क्लाइंट विद द जॉइंडिस टू कंप्लेन ऑफ। नर्स अपन को क्या एक्सेप्ट करना है? जॉइंडिस वाले पेशेंट क्या कंप्लेन कर सकता है? जॉइंडिस वाले पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ऑप्शन ए प्रूराइटिस, डायरिया, ब्लड विजन, ब्लीडिंग टेंडेंसी। तो जॉइंडिस कितने टाइप का है? 2 टाइप, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड जॉइंडिस एंड अनकॉन्जुगेटेड जॉइंडिस। तो जॉइंडिस में क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल सॉल्ट, accumulation of bile salt। ठीक है, तो बाइल साल्ट के accumulation से क्या होगा? प्रूराइटिस और वी कैन से इचिंग, ये मेन प्रॉब्लम है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लाइकेड हीमोग्लोबिन, जिसको हम HbA1c बोलते हैं, टेस्ट मीन ग्लूकोज लेवल। जो ग्लाइकेट हीमोग्लोबिन जो अपन चेक करते हैं वो यूजुअली डायबिटिक पेशेंट में अपन चेक करते हैं, जिसका कितने दिन का लेवल चेक करिए, ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है 90 डेज। यही है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन चेक करने का रीजन, कि अपने 90 डेज में, पास्ट 90 डेज में उसका ग्लूकोज का क्या रेंज हुआ इसके बारे में आइडेंटिटी देगा। तो उसका नॉर्मल वैल्यू है 4 to 6%। गोल फॉर डायबिटिक पेशेंट to keep HbA1c below लेस देन 7%। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट को अगर प्रॉपर केयर करना है और ग्लूकोज को मेंटेन करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, तो लेस देन 7% HbA1c होना चाहिए। और नॉर्मल पेशेंट के लिए तो बिटवीन 4 to 6, जो ऑलरेडी डायग्नोज हो चुके हैं डायबिटीज, वो लेस देन 7 रखे तो फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व क्रेनियल नर्व इन डायबिटिक मेलाइटस, DM। मोस्ट कॉमनली कौन सी क्रेनियल नर्व है डायबिटिक मेलाइटस में इन्वॉल्व होती है? तो जो डायबिटिक के साइड इफेक्ट भी है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, तो कौन सी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है? तो थर्ड क्रेनियल नर्व। डायबिटिक न्यूरोपैथी में डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। ओकुलोमोटर नाम है, ओकुलोमोटर। कौन सी क्रेनियल नर्व? थर्ड क्रेनियल नर्व। ठीक है, थर्ड के साथ 4 और 7 भी इन्वॉल्व होती हैं डायबिटिक में। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फास्टिंग ब्लड शुगर इज डन टू डिटेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है? फास्टिंग ब्लड शुगर क्यों करते हैं? तो ऑप्शन, अमाउंट ऑफ द इंसुलिन इन द ब्लड, अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड, कोर्स ऑफ द डायबिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज। जो अपन ऑनलाइन पेपर CBT में सॉल्व करते हैं उसमें तो चलो तुम 2 बार टाइम मिल जाता है, लेकिन अपन जब ऑफलाइन जैसे CHO में करने वाले हो, आपकी OMR शीट भरोगे तो फटाफट कहीं जल्दी में ऐसा नहीं हो जाए डायबिटीज में इंसुलिन रिलेशन हो तो आप सीधा कर दो अमाउंट ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड। क्वेश्चन को धीरे से पढ़ना है और देखना है अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज ऑफ द ब्लड इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डिनल साइन ऑफ द डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटिक मेलाइटस में मोस्ट कार्डिनल साइन कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है? डायबिटिक मेलाइटस 2 टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2, लेकिन अपन 3P इज द मोस्ट कार्डिनल साइन फॉर डायबिटिक मेलाइटस मानते हैं। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया कार्डिनल साइन। वेट लॉस डायबिटीज फर्स्ट में होगा, डायबिटीज 2 से रिलेटेड नहीं है, वेट लॉस नहीं होगा, ठीक है, इसलिए 4D इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा है एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल लेवल ऑफ द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। नॉर्मल लेवल फास्टिंग FBS, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल कितना है? तो उसका 70 to 110 mg पर DL इज द करेक्ट आंसर। आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए 70 to 120 mg पर DL। प्री डायबिटिक किसे बोलते हैं? 110 to 125 mg पर DL। और डायबिटिक इफ फास्टिंग इज मोर देन 26 mg पर DL। अगर 2 बार टेस्ट किया है, 2 टेस्ट किए गए हैं और 126 mg पर DL से ज्यादा आ रहा है, तो आपको उसको डायबिटीज डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पेशेंट ऑन इंसुलिन थेरेपी। अपन इंसुलिन क्यों देते हैं? जब बॉडी में ब्लड की ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है तो फिर अपन इंसुलिन देते हैं ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो। अगर इंसुलिन दे दिया तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? तो ये है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर उसका कम ही हो और ऊपर से और इंसुलिन दे दिया तो और ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल और ज्यादा कम हो जाएगा उस टर्म को क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया। ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है उससे बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, कम हो जाता है उससे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द इंसुलिन थेरेपी क्या है? ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप सीधा आंसर कर सकते हो हाइपोग्लाइसीमिया। एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी की एक्सक्रीटरी यूनिट कौन सी है? किडनी का फंक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। तो एक्सक्रीटरी फंक्शन में रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है। तो ये चारों किडनी के ही स्ट्रक्चर में आते हैं। तो नेफ्रॉन का मेन फंक्शन है स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड एक्सक्रीटरी। मेन यूनिट इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, एक्सक्रीटरी यूनिट। कहीं से भी क्वेश्चन आया तो नेफ्रॉन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फ्लूइड रेगुलेशन इन द बॉडी इज मेंटेन बाय विच ऑर्गन। सीधा 1 लाइन क्वेश्चन है। फ्लूइड रेगुलेशन लंग्स से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। फ्लूइड रेगुलेशन के लिए करेक्ट आंसर है किडनी। किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो फ्लूइड रेगुलेशन को मेंटेन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फाउंड इन यूरिन। ठीक है, सीधा क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फाउंड इन यूरिन। यूरिन में कौन सा सब्सटेंस नहीं होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, ग्लूकोज, आरसीबी, ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, प्रोटीन, ग्लूकोज, आरबीसी, ऑल ऑफ द अबो। तो प्रोटीन यूरिन में क्या होता है? सोडियम हो सकता है, पोटेशियम होता है, क्रिएटिनिन होता है, बाकी क्लोराइड होता है। लेकिन प्रोटीन अगर होता है तो एल्बुमिनुरिया कहते हैं, ग्लूकोज होता है तो ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, आरबीसी भी होता है तो हेमेचूरिया कहते हैं। तो ये सब नहीं है, ऑल ऑफ द अबो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रिजर्वायर ऑफ द यूरिन इज नोन एज। क्वेश्चन ये है, रिजर्वायर ऑफ द यूरिन इज नोन एज। रिजर्वायर का मतलब है किसी भी चीज का एक्यूमुलेशन होना या किसी चीज का कलेक्शन करना को रिजर्वायर कहते हैं। ठीक है, तो रिजर्वायर ऑफ द यूरिन इज नोन एज ब्लैडर। ब्लैडर में यूरिन का एक्यूमुलेशन होता है, इसे बोलते हैं रिजर्वायर ऑफ द यूरिन, क्योंकि यूरिन कहां पे इकट्ठा होता है? ब्लैडर में होता है। टोटल कैपेसिटी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, सिंपल क्वेश्चन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 लीटर इज द टोटल कैपेसिटी। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 1 लीटर आराम से यूरिन स्टोर रह सकता है। पर डे यूरिन फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन पर डे 1.5 लीटर तक होता है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कैपेसिटी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर पूछे तो अपन को कौन सा आंसर करना है? 1 लीटर। अगर पूछे क्वेश्चन की डेली टोटल यूरिन फॉर्मेशन 1.5 लीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी विथहेल्ड ड्यूरिंग हिमोडायलिसिस। क्वेश्चन ये है
कि हेमोडायलिसिस में कौन सा ड्रग विथहेल्ड करना है। अगर आप किसी वार्ड में हो, पेशेंट को डायलिसिस यूनिट भेजते हो तो कौन सा ड्रग नहीं देना है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अपन को ध्यान रखना है एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विथहोल्ड करना है, क्योंकि डायलिसिस में क्या होगा, जो बॉडी में ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, इलेक्ट्रोलाइट एक्यूमुलेट है, उसको वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्कार्ड करेंगे तो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर कम होने का चांसेस है। तो एंटी हाइपरटेंसिव को विथहेल्ड करना है, ठीक है। और कौन सा ड्रग दे सकते हैं इंपॉर्टेंट, तो हिपेरिन, यहाँ पे क्वेश्चन है डायलिसिस में कौन सा ड्रग ब्लड क्लोटिंग को रोकने के लिए हेल्पफुल होता है, तो हिपेरिन इज द करेक्ट आंसर। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सीधा क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हार्ट, लिवर, इंटेस्टाइन, जिसने पढ़ा है वो सीधा आंसर करेगा स्किन। स्किन इज द, अब आप तो बोलोगे यार स्किन तो ऑर्गन नहीं है, लेकिन स्किन आल्सो कम इन द ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसका वेट कितना होता है, 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। इसका वेट कितना होता है, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफ्लामेशन ऑफ द टिश्यू सराउंडिंग नेल इज नोन एज, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्लबिंग, कोइलोनचिया, पेरोनचिया, ओनिकोलाइसिस, ठीक है। तो क्लबिंग किसमें, हार्ट डिसीज में होता है, जो नेल है वो क्लब शेप में हो जाता है। कोइलोनचिया स्पून शेप नेल होते हैं। इसमें क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कोइलोनचिया होता है। पेरोनचिया, ये इसका करेक्ट आंसर है सी, इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू सराउंडिंग नेल को क्या बोलते हैं, पेरोनचिया। डीएसएस भी 2013 में क्वेश्चन आया था। ऑन्क्योलाइसिस, ऑन्क्योलाइसिस क्या होगा, ब्रिटल। इसका ऑन्क्योलाइसिस का मतलब ही यही है कि डिटैचमेंट ऑफ नेल, ठीक है। नेल के डिटैच, जब नेल उसके प्रॉपर प्लेस से रिमूव हो जाएगा या निकल जाएगा उसे बोलते हैं डिटैचमेंट। तो ऑन्कोलाइसिस का मतलब यह है। करेक्ट आंसर मिल गया। इन्फ्लामेशन सराउंडिंग द नेल बेड को क्या बोलते हैं, पेरोनचिया। विच टाइप ऑफ द बर्न इज पेनलेस, बर्न्स के टाइप है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। तो कौन सा बर्न ऐसा है जो पेनलेस है, इसमें थर्ड एंड फोर्थ बोथ आर पेनलेस, लेकिन थर्ड से और फोर्थ में क्या होगा, बर्न्स एपिडर्मिस, डर्मिस और उसके साथ जो नर्व एंडिंग होते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यूज है वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो इसमें लेस पेन नहीं होगा, ठीक है। बर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आ सकता है क्वेश्चन में। प्रायोरिटी केयर शुड बी गिवन टू पेशेंट विद द एक्सटेंसिव बर्न। प्रायोरिटी केयर कौन सा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब कोई बर्न का पेशेंट आता है, प्रायोरिटी केयर ये अकॉर्डिंग टू फेस के रिलेटेड, आप रिससिटेशन फेस में करते हो या एक्यूट फेज में। एक्यूट फेज में इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, रिससिटिव फेस में उनको फ्लूइड मैनेजमेंट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है उनको फ्लूइड स्टेटस 48 आवर के लिए चेक करना है और मेंटेन करना है। अगर एक्यूट फेज स्पेसिफिक पूछा हो तो सेप्सिस, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। रूल ऑफ द 9 यूज्ड इन द बर्न पेशेंट फॉर द एस्टिमेशन ऑफ। रूल ऑफ 9 बर्न पेशेंट में क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। एक तरह की स्केल है, कितना परसेंटेज ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है ये ज्ञात करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ 9, ये भी पूछा जाता है। रूल ऑफ 9 किसमें यूज होता है, तो बर्न पेशेंट के लिए क्या करने के लिए, टोटल परसेंटेज ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया कितना परसेंटेज बर्न हुआ है उसको ज्ञात करने के लिए, ठीक है। रूल ऑफ 9 में देखें तो हेड है, वन 9%, 9%, 18 फ्रंट, 18 बैक, 18%, 18%, टोटल 100% हो गया, ठीक है। ये है रूल ऑफ द 9। ब्लिस्टर आर मेनली सीन इन, ब्लिस्टर कौन से डिग्री बर्न्स में होता है, तो सेकंड, डायरेक्ट आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है आंसर। ब्लिस्टर आर सीन इन तो सेकंड डिग्री ऑफ द बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीज एथलेटिक फूड इज कॉज बाय, कौन सा जो एथलेटिक फूड है कम्युनिटी से रिलेटेड है ये,
तो इसमें क्या फंगाई एथलेटिक लोगों में मेनली होता है, कौन सी फंगाई? टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस के द्वारा होता है, ठीक है। वायरस बैक्टीरिया से नहीं होता है, फंगाई से होता है, याद रखना है। द मेन सिम्टम ऑफ द फेम्पिगस इज, फेम्पिगस एक तरह से ऑटोइम्यून डिसीज है। क्या है? ऑटोइम्यून। इसका मेन सिम्टम क्या है? ऐसा क्वेश्चन आता है, रेड स्पॉट, ब्लू स्पॉट, स्मॉल वेसिकल, लार्ज वेसिकल इज द करेक्ट आंसर। लार्ज वेसिकल इज द करेक्ट आंसर। ये निकोल्स्की साइन फेम्पिगस में प्रेजेंट होता है। कौन सा साइन? निकोल्स्की साइन, ठीक है। थैंक यू ऑल। अगर मेरी टीचिंग पसंद आई हो और आपको जो क्वेश्चन अपन ने पुट अप किए वो अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और किरोशा नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।